स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है निकाय चुनाव, दावे कितने दमदार। दरअसल प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले पंचायत निकाय चुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। उपचुनाव के परिणामों से उत्साहित बीजेपी का जीत को लेकर के दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। सरकार और संगठन की तरफ से अभियान के जरिए जमीन मजबूत की जा रही है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मनमर्जी से किए गए परिसीमन के आधार पर भाजपा जीत का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस निकाय चुनाव में अपने संगठन के बलबूते पर जीत दर्ज करवाएगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। जनता हमारी योजनाओं और कार्यशैली पर भरोसा जता रही है और यही वजह है कि हाल ही में हुए पंचायत निकाय के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। आज इसी को लेकर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। पंचायत और निकाय चुनाव में जीत को लेकर दावों का दंगल। बीजेपी बोली निकाय और पंचायत चुनाव में दर्ज करेंगे बड़ी जीत। हम बहुत मजबूत हैं निचली इकाइयों के स्तर पर और बहुत बड़ा मजबूत संगठनात्मक तंत्र है हमारा। कांग्रेस का तंज बीजेपी के दावे की वजह मनमर्जी से किए गए परिसीमन। मनमर्जी से किए गए परिसीमन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। साल के आखिर में होने हैं पंचायत और निकाय चुनाव। निकाय चुनाव, दावे कितने दमदार। तो पंचायत और निकाय चुनाव में जीत को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 कि बीजेपी कांग्रेस में से किसका दावा दमदार है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 कि परिसीमन में मनमर्जी का आरोप सही है या फिर महज इस पर सियासत हो रखी है। सवाल नंबर 3 ये कि पंचायत निकाय चुनाव कामकाज पर क्या वाकई सरकार की मोहर होगी, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दामोदर शर्मा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैमिनी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि देखिए पक्ष विपक्ष अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार किसके दावे मजबूत हैं, जमीनी स्तर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो वर्तमान में जो परिणाम आए हैं पंचायत चुनाव के वो कांग्रेस को थोड़े डराने वाले हैं। उपचुनाव में जिस तरीके से 36 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती और एक उनका समर्थित जीता 28, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा के कांग्रेस चुनाव हार गई। ये कांग्रेस के लिए निराशाजनक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कांग्रेस के पास 2 राज्य स्तरीय नेता हैं, एक अशोक गहलोत, दूसरे सचिन पायलट। 2 जिला स्तरीय नेता हैं जिनमें जय अलवर ग्रामीण में टीकाराम जूली और लक्ष्मणगढ़ सीकर में अटके रहेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। तो पूरे राज्य में प्रचार कौन करेगा? और 1 साल बाद लेट चुनाव हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले जो आंकड़े हैं, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी 163 सीटें वसुंधरा जी के पास थी। उस समय सचिन पायलट अजमेर का चुनाव हार गए थे, सब जगह प्रचार किया और 33 में से 13 जिला परिषदों पर जीत हासिल की और बीजेपी 18 पे जीती। और पंचायत समितियों में 295 में 116 पर कांग्रेस जीती और 179 पर बीजेपी जीती। इसके विपरीत सतीश पूनिया जो संगठन के आदमी थे, उन्होंने अशोक गहलोत को मात दी। 33 जिला परिषदों में भले वो खुद MLA का चुनाव हार गए, 21 में बीजेपी जिला परिषद जीती और 12 में कांग्रेस जीती। ये डराने वाला दृश्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन आंकड़ों को देखें तो बीजेपी अच्छी सिचुएशन में। और जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने और भजनलाल जी ने किस तरीके से कांग्रेस को पटकनी दी कि चारों खाने चित हो गए। शीशराम ओला के पोते को नहीं जिता पाए, जुबेर खान के बेटे को नहीं जिता पाए। तो इन हालातों में जिस तरीके के केवल एक DC के डायरेक्ट करंट सचिन पायलट का आया और चुनाव जीत गए एक 2 सीट, और उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम तो एक ही सीट जिताना चाहते थे कि 2 जीत जाए और जगमोहन मीणा हार जाए तो किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष की भूमिका अदा कर सकेंगे। वो भूमिका, वो सपना भी अब टूट गया है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अब भजनलाल जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज है
जो बीजेपी के लिए थोड़ी चिंताजनक है, जिसमें एक आज एसआई भर्ती के मामले में जो जवाब दिया है उसका रिएक्शन क्या आता है, ये पंचायत चुनाव में परीक्षण होगा, क्योंकि 3,80,000 नौजवानों ने उस परीक्षा में बैठे थे और तमाम उपसमितियां और तमाम इनके एसओजी और तमाम एडी जो डबल एजी तमाम लोग कह चुके थे कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से वो मंत्रिमंडलीय उपसमिति की जो रिपोर्ट है उसको सीएम ने अप्रूव करके भेजा है वो है। और दूसरा जो एक मदन राठौड़ का बयान है, उन्होंने कहा कि अगर काम कराना है तो जन सुनवाई में जाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। जो काडर बेस पार्टी जो कार्यकर्ताओं के लिए कही जाती है कि जन सुनवाई में जाना पड़ेगा, उसका भी क्या असर आता है? क्या कार्यकर्ता सुस्त हो जाता है, या बूथ लेवल का मैनेजमेंट जो सतीश पूनिया ने क्रिएट किया था, बूथ मैनेजमेंट भदे वो खुद चुनाव हार गए, राजेंद्र राठौड़ खुद चुनाव हार गए, लेकिन जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी एसआई भर्ती को रद्द कराने की किरोड़ीलाल मीणा ने, उसका अब असर क्या आता है कि क्या केवल वोटों के लिए मुद्दा बनाया गया था सुरेश ढाका और यूनिक भांबू का, ये भी एक मुद्दा होगा। जब ईओआरओ की भर्ती आपने रद्द कर दी तो एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं की? तो जिन नौजवानों ने सरकार लाने में भूमिका निभाई थी वो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, और पंचायत चुनाव में 1 साल अतिरिक्त समय मिला है सरपंचों को, उसका भजनलाल जी को ज्यादा पॉजिटिव फायदा मिलता नजर आता है, क्योंकि भजनलाल जी खुद भी सरपंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये असली लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि भजनलाल जी के तमाम ईआरसीपी के जो काम है वो शुरू हुए हैं। भर्तियां आज ही हमने पढ़ा है कि 10,000 से ज्यादा भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है। तो ये तमाम जो वादे दावे उनका परीक्षण अब होगा। लेकिन ये सही बात है कि एक सही नीयत से काम कर रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये बड़ी उपलब्धि। आरएएस की भी एग्जाम हो गई, लेक्चर्स के भी एग्जाम्स चल रहे हैं और भी ठीक ठीक चल रहा है काम। तो कहीं आरपीएससी में जरूर चेयरमैन बना दिए यूआर साहू को, नए डीजीपी भी लिया है, तो कानून की जो व्यवस्था उसको देखनी। और एक जो और खबर चल रही है वो डराने वाली है कि नए डीजीपी से आने से पहले आईपीएस की लिस्ट लाना चाहते हैं तबादले की, और जो डीजीपी 2 दिन बाद उसको करना चाहते हैं। अगर ऐसा विवाद चल रहा है तो वो डराने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस ने तो जो किया था, शांति धारीवाल जी ने, आपको पता है किस तरीके से परिसीमन का आरोप अगर वो लगाते हैं तो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड तोकीर का यूज करके जयपुर को 2 भागों में बांटा, कोटा को 2 भागों में बांटा, जोधपुर को 2 भागों में बांटा। उनको पता था एक में जीत नहीं पाएंगे, तो धारीवाल जी ने ऐसी चाल चली कि टुकड़े टुकड़े में बांट दिए, छोटे छोटे वार्ड बना दिए, और एक कम्युनिटी विशेष के वार्डों में उन्होंने जीत हासिल करके जयपुर हेरिटेज में अपना बोर्ड बनाया। अब चलो हार हट गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे कांग्रेस के, कोटा में बनाया, जोधपुर में बनाया। तो वो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अशोक गहलोत के वो तो अब वापस एक कर दिया ना जयमिनी साहब। हाँ, अब एक कर दिया तो अब कांग्रेस को थोड़ा जोर आएगा। और लेकिन आप कह रहे हैं कि युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ये है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा आसरा है, उसको कितनी कैश कराती है, क्योंकि कांग्रेस खुद भी फंसी हुई एसआई का पाप इन्होंने ही किया था, इनके टाइम ही हुआ था। तो इसलिए कांग्रेस उसको भुना पाती है, नहीं भुना पाती है, या इस चक्कर में अटकी रहती है कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को चला जाएगा तो कांग्रेस मात खा जाएगी। क्योंकि ये मुद्दा अहम है जिस पर कांग्रेस अपनी बेहतरनी पार कर सकती है। नहीं, कांग्रेस संकट में है इन चुनाव में, और भजनलाल जी अपर हैंड है। बिल्कुल दामोदर शर्मा जी, थोड़ा सा मैं चाहता हूं एक टिप्पणी परिसीमन को लेकर के। कांग्रेस पार्टी लगातार बयान दे रही है, सरकार पर हमलावर है कि अपने तरीके से या राजनीतिक तरीके से परिसीमन करवाया गया है। कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? क्योंकि हेमंत जी, जहां तक परिसीमन की बात है जी, परिसीमन में जो प्रमुख फैक्टर्स होते हैं वो 2-3 होते हैं। एक तो किसी भी नगर निकाय, जैसे अभी 196 नगर निकाय हैं, तो इन नगर निकायों की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में तो ज्यादातर परिवर्तन किया नहीं जाता है। केवल इसके कि कुछ पंचायतों के क्षेत्र को नगर निकायों में शामिल कर दिया जाता है, इस आधार पर कि वो बिल्कुल नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के बिल्कुल पास है। तो जब उनको शामिल किया जाता है तो उनकी आबादी नगर निकाय में शामिल हो जाती है, और उसके बेसिस पर नगर निकायों के वार्ड बनाए जाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि अभी नगर निगम और निकायों का परिसीमन अगर दोबारा से भी होगा तो इनकी टोटल नंबर तो थोड़ी बहुत गड़बड़ सकती है, लेकिन इसमें आने वाली जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या होगी, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और उसके बेसिस पर यह भी निश्चित है कि इसमें इनकी जो वार्डों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। तो वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, वोटर्स की संख्या भी बढ़ेगी। इस सबको देखते हुए ये निश्चित रूप से एक बात ऐसी लगती है कि ये जो पार्टी इन पावर है उसको लाभ प्रदान करेगी, और उसकी वजह से स्पष्ट रूप से लगता है
ये पार्टी इन पावर है, उसको आने वाले निकाय चुनाव में भी लाभ होने की पूरी संभावना है। और ये अभी नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, पहले के चुनाव में हुआ है। जब से संविधान संशोधन के बाद ये स्थानीय निकायों में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री हुई है, और आज सरपंच से लेकर और मेयर तक और नगर परिषद के अध्यक्षों तक जो लोग पार्टी सिंबल पे जीत के आते हैं, उसकी वजह से ये परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन जब से राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और उनके टाइम पे जो परिवर्तन हुआ था, संविधान में संशोधन हुए थे, उसके बाद से लागू हुआ है। जी, लेकिन ये कहा गया कि भाई पुनर्गठन जो है वो राजनीतिक हिसाब किताब से किया गया है। आप कह रहे हैं कि ये पहले भी हुआ है और इस सरकार में भी हुआ है। हालांकि कुछ संख्याएं घटी बढ़ी भी हैं, जैसे ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई है, जो 11,152 पुनर्गठन के बाद में ग्राम पंचायतें हो गई हैं, जिसमें पंचायत समितियों की संख्या भी कुछ कम हुई है। तो इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप भी रहे हैं। लेकिन चूंकि मदन प्रजापति जी, जो राधा मोहन दास अग्रवाल कह रहे हैं सरकार के कामकाज पर मुहर होगी, और इन निकाय के चुनाव को लेकर के आप कितने आशान्वित हैं? देखिए हेमंत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, ये कार्यकाल रहा है राजस्थान के विकास के लिए। और ये सरकार समर्पित रही है राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के किसानों को, राजस्थान की महिलाओं को, और राजस्थान के गांव, गरीब और दलित की सरकार बनके जिस तरीके से उभरी है। हमारे कार्यों के ऊपर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई, पहले लगाई उपचुनाव के अंदर मोहर लगाई, उसके बाद ये पंचायत राज के जो उपचुनाव हुए, 36 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। ये राजस्थान की जनता ने भजन लाल जी की सरकार के कार्यों पे मोहर लगा दी। और दूसरी मोहर अब जो है वो कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आज हताशा के अंदर बयान दे रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं कि ये तो परिसमन जो है गलत कर दिया और जीतने के हिसाब से कर दिया। तो ये हताशा आप देख सकते हो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पे साफ नजर आ रही है कि पंचायत राज चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी को तो एक वो रामायण में चौपाई झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत पाई वो वैसी। तो जिनके दिमाग के अंदर सिर्फ खुरापात करना और एन कैन षड्यंत्र से किसी तरीके से सत्ता प्राप्त करना, चाहे वो पंचायत की हो, नगर निकाय की हो, वो देखने को नजर आती है। शांति धारीवाल जी के टाइम पे नगर निगमों के चुनाव में जीत नहीं सकते थे, इसलिए कोटा के 2 टुकड़े कर दिए, जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए, जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके और छोटे छोटे एक समुदाय विशेष को लाभ पहुंचा के सरकार की सत्ता में बनी रहना पड़ा की कोशिश करी। आज बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से जो है परिसमन हुआ है। और हमारा जो परिसमन किया गया है वो हेमंत जी मैं बता दूं कि जो जिलों का घोषणा होने के बाद में जिले घटाए, कांग्रेस ने जिले बढ़ाए थे 17, और उसके बाद में जो घटाए 41 जिलों के जो नए जिला परिषद बनेंगे उसके लेकर जो है वो परिसमन किया गया है। और मैं मानता हूं, फिर मैं आपको एक बार कहता हूं कि ये कांग्रेस की हताशा साफ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इन्होंने कहा, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक बात और कही है कि हम कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव जीत जाएंगे। अरे कार्यकर्ता है कहां आपके पास में? आपकी बैठक में आते नहीं, आप तो खुद कहते हो। गोविंद सिंह डोटासरा जी ये कहते हैं कि कार्यकर्ता है नहीं, कोई किसी सगा संबंधित से बन जाते हैं तो कार्यकर्ता है नहीं। और इस पार्टी का कार्यकर्ता कैसे होगा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये कहता है, कुत्ते को पकड़ के ऐसे कहता है कि कुत्ते का पिल्ला भी खरीदते हैं तो देखा करो कि भौंकता है कि नहीं भौंकता। इसी तरीके से बूथ अध्यक्ष बनाया करो। अभी राहुल गांधी जी ने भी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बयान दिया है। तो जब कार्यकर्ताओं की जिस पार्टी के अंदर इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उन कार्यकर्ताओं के बदौलत किसके बदौलत जीतोगे? आप तो कार्यकर्ताओं को बूथ अध्यक्ष की तुलना तो कुत्ते के पिल्ले से करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप ये सोचिए। और मैं फिर कहता हूं कि भजन लाल जी की जो सरकार ने विकास की पटरी दौड़ाई है, जिस तरीके से राजस्थान को आत्मनिर्भर राजस्थान की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से आज युवाओं के गांवों पे मरहम लगाया गया है, आज जिस तरीके से आरपीएससी के कैलेंडर जारी हुए हैं और परीक्षाएं समय पे हो रही है, पेपर लीक माफियाओं के ऊपर नकेल कसी गई है। लेकिन जमीन साहब तो कह रहे हैं कि जो आप पलटे हो, जिस तरीके से विपक्ष में रहकर युवाओं के मसले पर कुछ और कह रहे थे और सत्ता पक्ष में आकर के जिस तरीके से आप पलटे, वो भी युवा देख रहा है, वो भी आपके लिए एक चुनौती है। बिल्कुल हेमंत जी, हमारे लिए चुनौती नहीं है, हम पलटे नहीं है। हमने कहा था पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, हमने पहुंचाया। हमने कहा कि आरपीएससी की परीक्षाएं समय पे होगी, कोई पेपर लीक राजस्थान के अंदर नहीं हो गए। आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, बता दीजिए अगर 1.5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई एक भी पेपर लीक का मामला सामने आया हो, आपके संज्ञान में आया हो तो बता दीजिए।
60,000 नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, 30,000 प्रक्रियाधीन है, 20,000 नियुक्तियां देने की कगार पे, 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां राजस्थान सरकार दे चुकी है। ऐसा भर्ती रद्द करने की बात भी तो आप ही के नेताओं ने सरकार में ऐसी थी, इनकी सरकार, हेमंत, इनकी सरकार के अंदर बात ऐसी थी कि कोई परीक्षा हो जाए बिना पेपर लीक के हो ही नहीं सकती थी। अटकाना, भटकाना और लटकाने का काम अगर युवाओं के साथ कोई करता था तो कांग्रेस की सरकार करती थी। हमारी सरकार तो समयबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से समय पे सारी चीजों का जो है निस्तारण करती है, निवारण करती है। इसीलिए राजस्थान का युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसान का दर्द समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए गांव का किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, इसलिए महिलाएं। लेकिन ये बात तो सही है ना मदन जी, ये बात तो सही है। इस पुनर्गठन को लेकर के कई जगह विरोध भी सामने आया। आपने जो आनंद फानंद में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बनाए, उनमें भी कई जगह पर विरोध आया। वो हमने देखा सबको राजसमंद में, देवगढ़ में नहीं, अर्जुन सिंह महंत को लेकर के लगातार प्रदर्शन हुआ। वो इस तरह से ग्रामीण लेवल पर अगर ये विरोध होता है तो उसका असर तो आता ही है ना। देखिए हेमंत, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप मंडल अध्यक्ष के लिए पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और बड़े परिवार के अंदर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं मनभेद नहीं है। ठीक, मतभेद और मनभेद में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है राजकुमार जी। रही बात, आप अगर परिसमन की बात कर रहे हैं तो परिसमन के अंदर जो जिस तरीके से कार्य होते हैं क्रमबद्ध तरीके से, कि हमने लिया, कलेक्टर ने सरकार को भेजा है, आपत्तियां लिए और उन आपत्तियों का निस्तारण करके और हम इसकी परिसमन की प्रक्रिया को लागू करेंगे। राजकुमार जी, बीजेपी कह रही है कि आपको पहले से जो नतीजे हैं उनका भान है कि कैसे जो है अब वो नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव में आपको मात मिल सकती है। तो आप इस बार जो है विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव में जैसे ईवीएम का सहारा ले रहे हैं, वैसे पहले ही आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पुनर्गठन राजनीतिक तौर पर किया गया। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फेमस है इस बात को, सरकारी मशीनरी का प्रयोग कैसे करना है, उसी के तहत राजस्थान में भी इन्होंने पुनर्सीमांकन अपने सहूलियत के हिसाब से किया है। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहूलियत से कर लिया, अच्छी बात है। अब ये दोबारा बहाना नहीं लगाएंगे नवंबर दिसंबर के अंदर। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जैसा जी मिथिलेश जी कह रहे थे कि वो सीकर के नेता हैं, मैं आपकी जानकारी में बता दूं, वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कद्दावर नेता हैं और अध्यक्ष हैं, और वही अध्यक्ष हैं जिन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सीकर के नेता, उन्होंने कहा कि जिस इलाके से वे आते हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का, अगर वहां पर भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो सवाल उठते हैं, उन्होंने ये कहा। लगातार घुटने टिकवा रहे हैं जी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे 50 जिला अध्यक्ष, हमारे 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 2200 मंडल अध्यक्ष और 52,000 हमारे जो बूथ अध्यक्ष है, इनके माध्यम से हम राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान की जनता को हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 महीने के अंदर आपसे जो लंबे चौड़े वादे विधानसभा चुनाव में किए थे, आरपीएससी भंग करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे, पाताल में जाएंगे। हेमंत जी, राजस्थान का नौजवान लगातार कह रहा है कि आपका हेलीकॉप्टर पाताल में कब जाएगा, पेपर लीक करने वालों को कब आप सलाखों के पीछे भेजेंगे। और आज तो राजस्थान की सरकार ने यू टर्न ले लिया। हेमंत जी, आज राजस्थान का नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। राजस्थान के नौजवान के माध्यम से हम इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा जी की बातों को भी जनता के बीच में आपको याद है आपके समय में जी, राजकुमार जी, आपके समय में डोटासरा जी का बयान याद है क्या, कि जो कहे कि पेपर लीक हो गया उसको जेल में डाल दो। तो हेमंत जी डाल रहे गए नहीं, आप कहते थे कांग्रेस ना, पार्टी तो लगातार कह रही है जितने भी आवाज भी कोई पेपर लीक को लेकर भी अपराध है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दूध का दूध पानी का पानी करे, यू टर्न नहीं करे। मदन जी को तो कहने का कोई हक ही नहीं है, ये तो यू टर्न लेने वाली सरकार है। ये इनके जो डॉक्टर साहब हैं, अग्रवाल साहब, ये वही है जो एयरपोर्ट पे आते हैं और लंबे वाले राठौड़ साहब के लिए बयान देते हैं। ये वही ये अग्रवाल साहब है जो पायलट साहब के लिए, गहलोत साहब के लिए बयान दे रहे थे जब इनका पूरे राजस्थान में मैं बोलूं, अभी दामोदर जी कह रहे थे राजकुमार जी कि आपके समय में भी तो पॉलिटिकल जो हुआ है उसी के आधार पर परिसीमन पुनर्गठन होते थे। मैं जवाब नगर निगम आपने कैसे बनाए, अपनी जीत को लेकर के ही तो बनाए होंगे। मैं जवाब दे दूं? हाँ, अगर आप बोलिए जवाब दीजिए। मैं आज राजकुमार जी बड़े शालीन प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन आज इन्होंने बहुत जोरदार बात बोली आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष की। इन्होंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी को घुटने टिका दिए।
आप ये देखिए कि उपचुनाव में से एक सीट जीते और बाकी सारी हार जाए, खुद की जीती हुई सीटों पे जमानत जब्त हो जाए, भारतीय जनता पार्टी जीते और ये कहते हैं कि चुनाव के अंदर घुटने टिका दिए। पंचायत राज चुनाव के 36 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घुटने टिका दिए। ये कैसे घुटने टिका? राजकुमार जी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए मैंने बोला नहीं। ये उसके बाद ये 36 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत गए। अरे ये हार को भी किस तरीके से अपने आप बनाते हैं, अपने हार को भी विश्लेषण। देखिए सुन लीजिए ना राजकुमार जी, मैं क्या आरोप लगा रहा हूं? मैं तो सत्य से आपको सत्य का आईना दिखा रहा हूं। सुन लीजिए आने वाले चुनाव में आप बोल लो, मैं आपके बीच में बोला नहीं, पूरी हो जाने दो। तो ये हेमंत जी किस तरीके से घुटने टिकवाने का काम है कि अपनी जमानतें जब्त हो जाती है, बचा नहीं पाते जमानतें, सरकार जीत रही है और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने घुटने टिकवा दिए। अरे राजकुमार जी, आपकी कांग्रेस में ये चल रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा हटाओ और कांग्रेस बचाओ। वो गमछा मैन का जहां गमछा घूमा, उस गमछा मैन का जहां गमछा घूमा, वह कांग्रेस साफ हो गई। अपने यहाँ पे पंचायत की एक सीट नहीं बचा पाए वो प्रदेश अध्यक्ष, अपने एक सीट नहीं बचा पाए वो प्रदेश अध्यक्ष वो। अरे संस्कार क्या करेगा? गमछा घुमाया था गमछा मैन ने, कांग्रेस साफ हो गई, कहीं अस्तित्व नहीं बचा राजस्थान में। आपके कांग्रेस को देश में राहुल गांधी निपटा रहे हैं और राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा निपटा रहे हैं। अच्छा, गमछा मैन का गमछा जहां घुमा हुआ चुनाव हारे नहीं आ रहे? आप ये बताओ, भारतीय जनता हारे नहीं आ रहे? अहंकार में हारे नहीं आ रहे? अरे अहंकार नहीं है, सच का आईना दिखा रहे राजकुमार जी। मदन जी ये कांग्रेस के समय में भी आप ही कहते थे कि उपचुनाव उन्हीं के होते हैं जिनकी सरकार होती है तो उसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये अब जो चुनाव आने वाला है स्थानीय निकायों का, पंचायतों का, वो असली परीक्षा होगी। लेकिन जैमिनी साहब, एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि जयंत चौधरी, पूरा कर लीजिए। उनके टाइम आप कह रहे हो ना उनके होते नहीं होते, इनकी सरकार के टाइम पे जिला परिषद के अंदर हम जीते, 19 जिला प्रमुख हमारे थे, 19 जिला प्रमुख हमारे थे, पंचायत राज में प्रधान हमारे थे, नगर निगम के मेयर हमारे ज्यादा थे। उसके बाद ये सरकार में हारे, ये नहीं कह सकते, हमने कभी नहीं कहा। जैमिनी साहब, ठीक है सर, जैमिनी साहब, जयंत चौधरी कह चुके हैं जो बीजेपी के साथ है, वो कह चुके हैं कि राजस्थान में इस बार हम निकाय चुनाव लड़ेंगे और हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर। उधर हनुमान बेनीवाल भी लगातार ये चाहेंगे कि भाई आरएलपी की मजबूती हो, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। क्या ये समीकरण बिगाड़ सकते हैं दोनों? देखिए, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी तरफ डेवलपमेंट के हिसाब से जाते हैं। लेकिन जयंत चौधरी ज्यादा से ज्यादा भरतपुर और उधर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां वो कुछ एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि उनके एक एमएलए हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कभी अशोक गहलोत के राइट हैंड रहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस में एक और प्रॉब्लम चल रही है कि अशोक गहलोत अभी उन्हीं को ही निपटाने में लगे हुए हैं। अभी भी वो मानेसर की यादें करवाते हैं ताजा, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाद मिशन लोटस में सचिन पायलट ने 20-25 लोगों के नाम लिख के दिए थे एक मंत्री को, बीजेपी के मंत्री को, लेकिन लास्ट में मानेसर जाने के बाद में सब भाग गए, इस वजह से मिशन लोटस फेल हो गया। तो जो कांग्रेस अभी तक मिशन लोटस, जबकि उनकी पिता की पुण्यतिथि में जाए तो सचिन पायलट को नहीं बख्श रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस लड़ पाएगी? क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जिस तरीके से अभी वो भरतपुर में मीटिंग करके आए हैं भरतपुर में, और जिस तरीके से वो अग्निवीर और जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, कूच करने की एसआई भर्ती को लेके, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से वो जब नागौर गए तो हमने देखा बगरू दूदू में जो भीड़ उमड़ी है, तो वो कुछ समीकरण बिगाड़ नहीं। बड़ी के अंदर भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ी और कहा जाता है बड़ी में बहुत बड़ी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के नजरें जो अब निकाय चुनाव पर है कि आखिरकार निकाय चुनाव में कौन कितना बेहतर प्रदर्शन करेगा, ये जनता ही तय करेगी।